हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स प्रिपेयर। तो आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जो कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे और एक महान राजा थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, उनका शासनकाल क्या था? 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक उन्होंने शासन किया। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जो गुरु थे उनके चाणक्य, उनकी सहायता से जो अंतिम नंद शासक था धनानंद, उसको 322 ईसा पूर्व में युद्ध भूमि में हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के शासक धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की और नंद वंश का अंत हुआ। मौर्य वंश से पहले कौन सा वंश था? नंद वंश। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में कहां पर हुआ था? पाटलिपुत्र, बिहार में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में अलग अलग मत हैं। कुछ लोगों की मान्यता यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य शासक परिवार के थे और कुछ लोग ये मानते हैं कि वे क्षत्रिय थे। इनके पिता सर्वार्थ सिद्धि मौर्य थे तथा इनकी माता मुरा थी। इनके पिता का नाम क्या था? सर्वार्थ सिद्धि मौर्य, जिनको चंद्रवर्धन मौर्य के नाम से भी जाना जाता है। इनके दो नाम हैं, इनको चंद्रवर्धन मौर्य के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी माता का नाम क्या था? मुरा। और जैसा कि इस टेबल में भी दिखाया गया है, इनका जन्म कब हुआ था? 340 ईसा पूर्व। जन्म स्थान क्या है इनका? पाटलिपुत्र, बिहार। जाति इनकी मौर्य है। माता का नाम मुरा है। पिता का नाम चंद्रवर्धन मौर्य, पत्नी का नाम दुर्धरा और हेलेना। बेटा जो है इनका बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? बिंदुसार है। इनके गुरु का क्या नाम क्या था? आचार्य चाणक्य, जो कौटिल्य के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इनका शासनकाल जो था वो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व था और इसका समय क्या था? 23 वर्ष। इन्होंने 23 वर्ष तक शासन किया। इनका मृत्यु स्थल कहां पर इनकी मृत्यु हुई थी? श्रवण बेलगोला, चंद्रगिरी की पहाड़ियां, कर्नाटक में जो है इनकी मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व। कुछ ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त के पिता मौर्य वंश के प्रधान थे। जब चंद्रगुप्त अपनी माता के गर्भ में थे, तभी एक अन्य राजा ने मौर्यों पर आक्रमण करके उनके राजा को मार डाला। इस पर जो चंद्रगुप्त की माता थी, जो विधवा हो गई, वो सुरक्षित स्थान की खोज में अपने भाई के पास कहां चली गई? पुष्पपुर, जो कि पाटलिपुत्र में स्थित था। वहीं पर चंद्रगुप्त का जन्म हुआ था। बालक को शत्रुओं की दृष्टि से सुरक्षित रखने के लिए एक गौशाला में उन्होंने छोड़ दिया। उनकी मां ने उनको सुरक्षा, अगर क्योंकि सबको पता होता कि ये चंद्रगुप्त हैं, उन राजा के बेटे हैं, तो उनकी जान को खतरा था, जिसके कारण उन्होंने अपने बालक को गौशाला में छोड़ दिया, जहां पर एक गोपालक ने उनका लालन पालन किया। कुछ समय बाद उस गोपालक ने चंद्रगुप्त को एक शिकारी के हाथ में बेच दिया। जो ब्राह्मण साहित्य है हमारा, उसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो शूद्र थे। मुद्रा राक्षस में इनको वृषल शूद्र बताया गया है, अर्थात नीचे कुल का। तो जो हमारे ब्राह्मण साहित्य हैं उनके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे? नीचे कुल के थे, शूद्र थे। पुराणों में चंद्रगुप्त मौर्य को मुरा नामक स्त्री से उत्पन्न शूद्र बताया गया है। और जो हमारा बौद्ध साहित्य था उसके अकॉर्डिंग क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय थे। बौद्ध ग्रंथ महावंश में इनको क्षत्रिय बताया गया है। दिव्यावदान में भी इनको क्षत्रिय बताया गया है। जैन साहित्य के अनुसार भी चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय थे। जैन जो ग्रंथ है परिशिष्ट पर्वन में इनको मोर पालक का पुत्र बताया गया है। तो मतलब अलग अलग साहित्यों के अनुसार अलग अलग मत हैं इनके। ब्राह्मण साहित्य के अनुसार ये शूद्र थे, बौद्ध साहित्य के अनुसार ये क्षत्रिय थे और जैन साहित्य के अनुसार भी ये क्षत्रिय थे, लेकिन इनको मोर पालक का पुत्र बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य की चाणक्य से भेंट, उनके जो गुरु थे चाणक्य, उनकी भेंट कैसे हुई? चंद्रगुप्त एक प्रतिभाशाली बालक था। वह गांव के बच्चों के साथ प्राय राजकीय खेल खेला करता था। इस खेल में राजसभा में बैठकर चंद्रगुप्त जो है वो न्याय वितरण का कार्य करते थे, अर्थात बचपन से ही उनके अंदर ये गुण उपस्थित थे, जो एक प्रभावशाली राजा के गुण थे। चाणक्य जो थे कौटिल्य, वो तक्षशिला के एक प्रसिद्ध विद्वान थे। जो चाणक्य थे वो कहाँ के? तक्षशिला के एक प्रसिद्ध विद्वान ब्राह्मण थे। चाणक्य नंद राजा के अपमानजनक व्यवहार से बहुत ज्यादा क्रोधित थे। कहा जाता था कि नंद राजा ने चाणक्य को अपनी दानशाला से निकाल दिया था। इस अपमान से नाराज होकर चाणक्य ने उसी समय उनके विनाश की प्रतिज्ञा कर ली थी।
तो वो ऐसे किसी प्रतिभाशाली क्षत्रिय राजकुमार की तलाश में थे जिसे नंदों के बाद सम्राट बनाया जा सके। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को चुना। भ्रमण करते हुए चाणक्य को एक गांव में चंद्रगुप्त मिल गए और चाणक्य ने उनकी योग्यता जो देखी उससे वो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने 1000 कर्षारण देकर बालक चंद्रगुप्त मौर्य को शिकारी संरक्षण से खरीद लिया। कितने? 1000 कर्ष, मतलब जो 1000 मुद्राएं देकर उनको चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने उनके संरक्षण से खरीद लिया। उसके बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बना लिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बनाया, उन्होंने उनको शिक्षा दी और वो उन्हें अपने साथ तक्षशिला ले गए। कहाँ ले गए? तक्षशिला ले गए और उन्हें तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रवेश दिलाया और वहां पर उन्हें धर्म, अर्थ शास्त्र, सैन्य कलाओं, वेद का आदि की, कानून आदि की शिक्षा दी। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कहां पर शिक्षा प्रदान कराई? तक्षशिला में, तक्षशिला विश्वविद्यालय में। तक्षशिला से शिक्षा प्राप्त करने के बाद चाणक्य चंद्रगुप्त को पाटलिपुत्र ले गए। तो ये क्वेश्चन अगर बन जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा कहां पर संपन्न हुई, तो उसका उत्तर होगा तक्षशिला में, तक्षशिला विश्वविद्यालय में। उसके बाद चाणक्य वहां से पाटलिपुत्र लेकर गए चंद्रगुप्त को, जो उस वक्त मगध की राजधानी थी। पाटलिपुत्र क्या थी? मगध की राजधानी थी। मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। ये भी क्वेश्चन बन जाता है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट हुई सिकंदर से। वहां पर जिस समय चंद्रगुप्त राजा बने थे, भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत खराब थी। जब सिकंदर पंजाब आया हुआ था, तब नंदों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब पहुंचकर सिकंदर से भेंट की, परंतु चंद्रगुप्त के स्वतंत्र विचारों के कारण सिकंदर उससे नाराज हो गया। अब चंद्रगुप्त ने क्या किया? नंद राजाओं के साथ साथ यूनानियों को भी भारत से खदेड़ने का निश्चय कर लिया। तब उसने सबसे पहले सेना तैयार की और सिकंदर के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ किया और 317 ईसा पूर्व तक उसने संपूर्ण सिंध और पंजाब प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। पंजाब और सिंध विजय के पश्चात चंद्रगुप्त तथा चाणक्य ने मिलकर धनानंद का नाश करने के लिए मगध पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में चंद्रगुप्त ने धनानंद को मार दिया और उसके बाद चंद्रगुप्त भारत के एक विशाल साम्राज्य के शासक बन गए। चंद्रगुप्त मौर्य की विजय, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने उस अपने शासनकाल में विजय प्राप्त की, वो कौन कौन सी हैं? पंजाब और सिंध की विजय, मगध पर विजय। सबसे पहले उन्होंने पंजाब और सिंध की विजय प्राप्त की। किससे? जब चंद्रगुप्त मौर्य तथा चाणक्य ने एक शक्तिशाली सेना बनाई। उसके बाद उन्होंने पंजाब की जनता को यूनानियों के विरुद्ध भड़काना शुरू कर दिया और चंद्रगुप्त ने हिमालय पर्वत प्रदेश के एक राजा प्रवर्तक से भी मैत्री संधि की। इन सबसे मिलकर उन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब से यूनानियों को भगा दिया। जो पंजाब पर शासन था वो किसका था? यूनानियों का। उसके बाद उन्होंने धनानंद को मारकर मगध पर विजय प्राप्त की और उसके बाद वो मगध का शासक बन गए। फिर है सेल्यूकस पर विजय। सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, उसने एक विशाल सेना लेकर भारत पर आक्रमण किया। 305 ईसा पूर्व में सिंधु नदी के तट पर चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेल्यूकस के बीच युद्ध हुआ। 305 ईसा पूर्व में सिंधु नदी के तट पर चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस का युद्ध हुआ था। यह भी एक क्वेश्चन बन जाता है, जिसमें सेल्यूकस की पराजय हुई और उसे विवश होकर चंद्रगुप्त मौर्य से संधि करनी पड़ी। इस संधि की प्रमुख शर्तें क्या क्या थी? देखिए, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या क्या प्रदेश दिए? काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान के प्रदेश उसने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री जो थी हेलेना को, उसको कॉर्नेलिया भी बोलते हैं, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज नामक दूत भेजा था। मेगास्थनीज जो है वो 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व तक वहां रहा और उसने जो कुछ भी देखा वो अपनी एक इंडिका नामक बुक में विस्तृत उसका वर्णन किया। तो मेगास्थनीज जो था वो किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था और वो 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था और जिसका उसने वर्णन, जो कुछ भी उसने वहां देखा उसका वर्णन उसने इंडिका नामक बुक में किया। तो इंडिका नामक बुक जो थी वो किसने लिखी? मेगास्थनीज ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार के रूप में दिए। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को दिए। तो इस पॉइंट में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत शामिल किया।
चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य हिंदू कुश से लेकर बंगाल तक और हिमालय से लेकर कर्नाटक तक विस्तृत था। हिंदू कुश से लेकर बंगाल तक और हिमालय से लेकर कर्नाटक तक इनके राज्य का विस्तार था। चंद्रगुप्त मौर्य जब 50 साल के थे तब उनका झुकाव जैन धर्म की तरफ हुआ। उनके गुरु भी जैन धर्म के थे, जिनका नाम क्या था? भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे जो वो जैन धर्म के थे, उनका नाम क्या नाम था? भद्रबाहु। 50 वर्ष की उम्र के बाद उनका झुकाव जैन धर्म की तरफ होने लगा और उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया। उन्होंने अपना साम्राज्य बेटे बिंदुसार को दिया। किसको दिया? बिंदुसार को। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन बना था शासक? बिंदुसार। और फिर वो श्रवणबेलगोला चले गए, जहां पर संलेखना उपवास द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर त्याग दिया। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस विधि द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर त्याग किया, तो वो है संलेखना उपवास। और कहां पर? श्रवणबेलगोला में। इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात बिंदुसार को बनाया गया राजा। अब आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रशासन था वो किस तरह का था, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र था और मेगास्थनीज की जो इंडिका थी, उसके आधार पर हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन किस प्रकार का था। तो ये भी एक प्रश्न है। कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र जो थी वो कौटिल्य ने लिखी थी और इंडिका जो है वो मेगास्थनीज ने लिखी थी। तो इनका जो सबसे पहले है केंद्रीय शासन। केंद्रीय शासन में क्या क्या होता था? सम्राट, मंत्री परिषद, मंत्रिण, प्रशासनिक विभाग। तो सम्राट में क्या? चंद्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्य के सर्वोच्च अधिकारी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो वही वहां के सम्राट थे और राज्य की समस्त शक्तियां उन्हीं के हाथों में केंद्रित थी। वही सर्वोच्च सेनापति और सर्वोच्च न्यायाधीश था और वो ही प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति करता था। फिर क्या था? मंत्री परिषद। शासन संचालन में सम्राट की सहायता से एक मंत्री परिषद होती थी, जो कि महत्वपूर्ण जो मामले होते थे उनमें निर्णय लेने में सम्राट को सलाह देती थी। मंत्रिण, मंत्री परिषद के अतिरिक्त राज्य के दैनिक प्रशासनिक कार्यों के लिए 3 या 4 मंत्रियों की उपसमिति होती थी, इसको मंत्रिण कहा जाता था। जो दैनिक प्रशासनिक कार्य होते थे उसके लिए 3-4 मंत्रियों को नियुक्त किया जाता था, जिन्हें क्या बोला जाता था? मंत्रिण। अब आता है प्रशासनिक विभाग। शासन की सुविधा की दृष्टि से केंद्रीय शासन को अनेक विभागों में बांटा गया था, जिसे तीर्थ कहा जाता था। तीर्थ किसको कहा जाता था? शासन की सुविधा की दृष्टि से केंद्रीय शासन को अनेक विभागों में बांटा था, जिसको तीर्थ कहते थे। प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था? अमात्य। इनकी संख्या क्या थी? 18। तो जो प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष होता था वो अमात्य होता था और उनकी संख्या कितनी थी? 18। अब आता है प्रांतीय शासन। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रांतीय शासन था वो 4 प्रांतों में विभक्त था। पहला है उत्तरापथ, दूसरा है अवंतीपथ, तीसरा है दक्षिणापथ, चौथा है मध्य प्रदेश। इन प्रत्येक प्रांत अनेक जनपदों में विभक्त था। जनपद का प्रमुख अधिकारी कौन? समाहर्ता कहलाता था। जनपद प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से अनेक समूहों में व्यक्त था। तो जो उनके प्रांत थे वो 4 प्रांतों में विभक्त थे। साम्राज्य जो था वो 4 प्रांतों में विभक्त था। उत्तरापथ, अवंतीपथ, दक्षिणापथ, मध्य देश। प्रत्येक प्रांत के अनेक जनपद होते थे और जनपद के जो प्रमुख अधिकारी होते थे वो समाहर्ता कहलाते थे। अब आता है स्थानीय शासन। स्थानीय शासन में सबसे पहले आता है ग्राम शासन। ग्राम के शासन का प्रमुख जो होता था वो कौन होता था? ग्रामिक। वह ग्राम सभा की सहायता से गांव के शासन संबंधी कार्य करता था। ग्रामिक के ऊपर गोप नामक अधिकारी होता था। फिर आता है नगर शासन। नगर का प्रधान प्रबंधक जो होता था वो कौन होता था? नगराध्यक्ष। जैसे आज भी होते हैं नगर के जो शासन करते हैं नगर पर, वो कौन होते हैं? नगराध्यक्ष। उसी प्रकार से नगर के अध्यक्ष जब भी होते थे। मेगास्थनीज के विवरण के अनुसार पाटलिपुत्र तथा अन्य नगरों के प्रबंध के लिए 5-5 सदस्यों की 6-6 समितियां होती थी। जो अन्य नगर होते थे उनके प्रबंध के लिए 5-5 सदस्यों की 6 समितियां होती थी, मतलब 6 समितियां थी जिसमें 5-5 सदस्य होते थे। फिर आता है सेना का प्रबंध। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल सेना का गठन किया, जिसमें 6 लाख पैदल, 30,000 अश्वारोही, 36,000 गजारोही और 24,000 रथी थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नौसेना का भी गठन किया था। तो उनकी सेना में क्या क्या था? 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 अश्वारोही जो घोड़े पर चलते थे, 36,000 गजारोही जो मतलब हाथियों पर चलते थे और 24,000 रथी जो रथों पर चलते थे।
गुप्तचर व्यवस्था, संपूर्ण साम्राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछा हुआ था। गुप्तचर दो प्रकार के होते थे, एक संस्था और एक संचारा। फिर आती है न्याय व्यवस्था, सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। ग्राम सभा में सबसे छोटी अदालत होती थी। इसके ऊपर संग्रहण, द्रोणमुख तथा जनपद में बड़े बड़े न्यायालय होते थे। नगरों तथा जनपदों के लिए अलग अलग न्यायालय थे। मौर्यकालीन न्यायालय दो प्रकार के होते थे, धर्मस्थीय और दूसरा कंटक शोधन। धर्मस्थीय जो होते थे उनमें दीवानी मुकदमों की सुनवाई होती थी और कंटक शोधन न्यायालयों में फौजदारी मुकदमों की। तो धर्मस्थीय जो दो तरह के न्यायालय होते थे, धर्मस्थीय, कंटक शोधन। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।